हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फौलादी सिंह की कॉमिक्स फौलादी सिंह और धुएं की औरत का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। फौलाद को बचाने के लिए वह धुएं में टक्करें मार रहे थे, लेकिन धुएं पर भला उन टक्करों का क्या असर होने वाला था। धुएं का पूरा बादल फौलाद से लिपट गया और अब फौलाद भी धुएं से बनी मानव आकृति नजर आ रहा था। फौलाद मेरे दोस्त, अलविदा। धुएं की आकृति में से निकलती फौलाद की कर्राती हुई सी आवाज़ सबने सुनी। फिर वह धुएं की आकृति उनके देखते देखते ही लुप्त होती चली गई और अब वहाँ न धुआं था, न धुएं की औरत और न ही फौलाद था। वह तीनों हाथ मलते रह गए थे। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। अब स्वामी से संपर्क करो अंतरिक्षक। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा दोस्त। अफसोस मैं उसकी कोई मदद न कर सका। लेकिन टापू पर डॉक्टर जॉन को फौलाद के चले जाने का कोई अफसोस नहीं था। जो कुछ हुआ वह सब योजना अनुसार हुआ है। धुएं की औरत का रहस्य बिना इस युक्ति के खुलना संभव नहीं नजर आ रहा था। भारत और अंतरिक्षक ने भी उसके प्रहार झेलकर उसकी प्रहार शक्ति का अनुमान लगा लिया है। स्वामी, यहाँ जो कुछ हुआ आपने देखा ही होगा। अब हमारे लिए क्या आदेश है? तुम तीनों वापस आ जाओ। महान अल्फा सचमुच हमसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन हमें आशा है कि वह फौलाद का कोई अहित नहीं करेगी। हाँ, यह हो सकता है कि वह फौलाद को अपनी सुरक्षा की दीवार बना ले। कुछ ही समय बाद वह तीनों टापू के कंट्रोल रूम में डॉक्टर जॉन के सामने खड़े थे। धुएं की औरत फौलाद को ले गई है। उससे हमारे प्रोग्राम में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम अंतरिक्ष नगर स्थापित करने का अपना संकल्प अवश्य पूरा करेंगे। पर मुझे फौलाद की चिंता है। अंकल पता नहीं कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा। वो फौलाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लंबू। वह जहाँ भी होगा सुरक्षित रहेगा। आप काफ़ी निश्चिंत नज़र आ रहे हैं अंकल। क्या यह जो कुछ हो रहा है आपकी योजना अनुसार हो रहा है? ऐसा ही समझो लंबू। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि धुएं की औरत चाहती क्या है। फौलाद के वहाँ पहुँचने से अब धुएं की औरत का उद्देश्य गुप्त नहीं रहेगा। क्या आपका संपर्क फौलाद से बना हुआ है? नहीं, मेरा संपर्क फौलाद से नहीं है, लेकिन फौलाद स्वयं मुझसे संपर्क करेगा। फिर डॉक्टर जॉन ने डार्क रॉकेट से संपर्क स्थापित किया। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी? तुम अंतरिक्ष नगर का प्रथम खंड लेकर जाओगे और नियत स्थान पर मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करोगे। भारत और अंतरिक्षक तुम डार्क रॉकेट के साथ जाओगे। जो आज्ञा स्वामी। धुएं की लकीरों में लिपटने के बाद फौलाद अपने होश खो बैठा था और जब उसे होश आया तो वह फौलाद, तुम इस समय महान अल्फा के दरबार में कैदी की सूरत में खड़े हो। हमें अफसोस है कि डॉक्टर जॉन की कोई शक्ति तुम्हें यहाँ पहुँचने से रोक न सकी, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है इस बात की कि अब मुझे कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे। यहाँ तुम कैसे नए अनुभव प्राप्त करने की आशा रखते हो फौलाद? क्या यह नया अनुभव नहीं होगा मेरे लिए कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ के लोग धुएं में बदलकर पुनः ठोस आकार में आ जाते हैं? यहाँ के सब लोग नहीं फौलाद, सिर्फ कुछ लोगों के पास ही धुएं की शक्ति है। और यह कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के विज्ञान का चमत्कार है। जानकर खुशी हुई महान अल्फा कि तुम्हारे ग्रह का विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। पर क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकोगी? पूछो फौलाद। यहाँ हम तुम्हारे 1000 प्रश्नों का भी जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि तुम पृथ्वीवासियों को अंतरिक्ष नगर क्यों नहीं स्थापित करने देना चाहती? वजीर लाओस, फौलाद को अपनी कठिनाई बताओ। जो हुक्म महान अल्फा। पृथ्वीवासी, हमारी कठिनाई यह है कि हमारे ग्रह के समीप यूं तो बहुत से ग्रह हैं, पर उन ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इस स्थिति में तुम यदि अंतरिक्ष नगर स्थापित करोगे तो तुम हमारे ग्रह के और निकट आ जाओगे, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते वजीर लाओस? क्योंकि पृथ्वी का विज्ञान बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि जब तुम हमारी समानता पर आओ तभी तुम अंतरिक्ष नगर के माध्यम से हमारे करीब आओ। मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ और अब यह जानना चाहता हूँ कि महान अल्फा पृथ्वी के जिस वैज्ञानिक को लाई है वह कहाँ है? वह कारागार में है फौलाद। क्या मुझे पृथ्वी के वैज्ञानिक से मिलने दिया जाएगा? नहीं फौलाद, तुम्हें प्रोफेसर निकातिलोव से मिलने नहीं दिया जाएगा
और अब दरबार का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से कारागार में भेज दिया जाएगा। और अगर तुमने कारागार से भागने की कोशिश की तो फिर तुम मृत्यु दंड के अधिकारी बन जाओगे। अपनी इन बेड़ियों को मामूली इस्पात की बेड़ियां समझकर इन पर अपनी शक्ति नष्ट न करना फौलाद, क्योंकि यह बेड़ियां खासकर तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए ही बनाई गई है। उसी क्षण फौलाद के नीचे का फर्श हट गया और ओह तब। ठीक है महान अल्फा, अब कुछ करने की बारी मेरी है। मैं अब डॉक्टर जॉन से मानसिक संपर्क करूंगा। फौलाद ने धीरे धीरे अपने मस्तिष्क से समस्त उलझनें निकाल फेंकी और अपना मस्तिष्क डॉक्टर जॉन पर केंद्रित करके मानसिक तरंगे प्रसारित करने लगा। डॉक्टर जॉन, फौलाद आपके संपर्क में आना चाहता है। पृथ्वी पर। ओह, वही जानी पहचानी सरसराहट, जिसका मतलब है फौलाद अपने मस्तिष्क को मेरे मस्तिष्क से जोड़ना चाहता है। मुझे इसी की तो प्रतीक्षा थी। और फिर डॉक्टर जॉन ने अपना मस्तिष्क एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया और वह बिंदु था फौलाद। फौलाद, मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने करीब समझो। उधर फौलाद के मस्तिष्क ने तुरंत डॉक्टर जॉन के द्वारा भेजी मानसिक तरंगों को ग्रहण किया। अंकल, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं यहाँ इस समय कह दूँ, मेरी पोशाक में भरी वैज्ञानिक शक्तियों को निकाल लिया गया है। फिक्र मत करो फौलाद, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। और टापू पर बैठे डॉक्टर जॉन का हाथ एक स्विच पर गया। डार्फ, मुझसे संपर्क करो। क्या आदेश है स्वामी? मैं तुम्हें दिशा और दूरी बताऊंगा। तुम अपनी अधिकतम गति से जाओ। तुम्हारे माध्यम से मैं फौलाद को वैज्ञानिक शक्तियों से लैस करना चाहता हूँ। और डॉक्टर जॉन के द्वारा बताई जा रही दिशा में डार्फ रॉकेट मंजिल की ओर बढ़ने लगा। तभी फौलाद अचानक चौंक उठा। ओह नहीं अंकल, कोई हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा। विदा। फौलाद ने तुरंत मानसिक संपर्क करने की योग क्रिया समाप्त कर दी, क्योंकि वह अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास पा रहा था। यहाँ जो भी है वह अदृश्य है। तभी ओह, तो यह है फौलाद। मुझे नहीं मालूम था कि तुम योग शक्ति के भी स्वामी हो। अगर यह मालूम होता तो तुम्हें यहाँ कैद करने की भूल न करती मैं। तो क्या मुझे वापस पृथ्वी पर भेजने का इरादा है अब? नहीं फौलाद, हाथ आए दुश्मन को छोड़ना मूर्खता ही होगी। मैं तुम्हें ख़त्म करने जा रही हूँ फौलाद। यह तुम्हारा वहम है कि तुम फौलाद को ख़त्म कर दोगी। तुम अगर यह सोच बैठी कि इस समय मेरे पास वैज्ञानिक शक्तियाँ नहीं हैं इसलिए मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, तो यह तुम्हारी भूल है। बचाव करना तो दूर रहा फौलाद, तुम अपने हाथों को बचाव के लिए ऊपर उठा भी नहीं सकते। तो फिर दिल थाम लो महान अल्फा। और फौलाद ने एक भीषण गर्जना की, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति उसके रोम रोम में फूट पड़ी। या असंभव। जो सामने है उसे असंभव कहकर अपने आप को मूर्ख साबित मत करो महान अल्फा, और इसके साथ ही अपनी आत्मरक्षा के बारे में सोचो। मुझे अफसोस है कि मेरे कंप्यूटरों में यह ज्ञान नहीं भरा गया कि वह प्राणी के जिस्म की अदृश्य शक्तियों का भेद खोल सके, इसलिए तुमसे सिर्फ तुम्हारी वैज्ञानिक शक्तियाँ छीनी गई थी। अगर हमें तुम्हारी वास्तविक शारीरिक शक्ति का ज्ञान हो जाता तो हम तुम्हें धुआं बनाकर कैद करना पसंद करते, जबकि अब हम तुम्हें ख़त्म करने के लिए विवश हैं। नहीं अल्फ़ा, ऐसा तो सोचो भी मत। अचानक फौलाद ने हरकत की और अल्फ़ा का हाथ ऊपर उठ गया। उसी क्षण अल्फ़ा ने किरण छोड़ी। उफ, ठिक। और अब हट जाओ वरना मलबे में दब जाओगी। ओह। और अब मैं तुम्हें धुएं की औरत भी नहीं बनने दूंगा। अरे नहीं, अब ये अंगूठी मेरे पास है अल्फ़ा, जो तुम्हें धुएं में बदल देती थी। नहीं, यह मुझे वापस चाहिए, दुष्ट फौलाद। ओह, खटाक, दूर हटो, मुझे औरतों की निकटता से परहेज है। और अब तुम्हारी अंगूठी मेरी उंगली में है, अर्थात अब मैं धुएं का आदमी बन सकता हूँ। मैं कहती हूँ ये अंगूठी मुझे वापस चाहिए। अचानक अल्फ़ा का जिस्म रॉकेट की तरह हवा में उड़ा। और अल्फ़ा, मुझे अपने साथ युद्ध के लिए विवश मत करो, मुझे अंगूठी चाहिए। ओह, तो मेरा नीच पृथ्वीवासी शिक। मेरी यह पोशाक मुझे सुरक्षित रखने में समर्थ है अल्फ़ा। कितनी व्यवस्था है, यहाँ इस पर अपनी सर्वनाशी किरणों का प्रहार नहीं कर सकती, वरना अब तक यहाँ इसकी राख भी न बची होती। आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इस अंगूठी के द्वारा धुएं की शक्ति में बदल जाती हूँ?
जब हमारा पहला टकराव हुआ था तभी मेरा ध्यान तुम्हारी मामूली से भी मामूली हरकत पर था। तुम जब धुएं की औरत बनती हो तो अंगूठी को घुमाती हो। ऐसा तुमने पहले भी किया था और अब भी किया था, और अब तुम अपने वजीर से मानसिक संपर्क कर रही हो शायद, इसलिए यह ठीक रहेगा। अब मैं यह देखने के लिए धुआं बन रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ इस समय। फौलाद ने अल्फा की गर्दन की एक नस पर प्रहार किया था, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई थी। फौलाद पहले धुएं का आदमी बना, फिर सिमटने लगा, अंत में धुएं का बादल बनकर दीवार में समाने लगा। धुएं के रूप में ही वह दूसरी ओर निकला, जहां उसने रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर निकातिलोव को देखा। निकातिलोव, तुम्हें अपनी जिद छोड़कर हमारे लिए काम करना ही होगा। नहीं, मैं पृथ्वी के विनाश में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मूर्ख, हम सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल को बदलेंगे। ऐसा होते ही पृथ्वी की घटिया नस्ल खत्म हो जाएगी। उसके स्थान पर हम नई नस्ल के प्राणी पृथ्वी पर बसा देंगे। कितनी आसानी से कह रहे हो कि तुम पृथ्वी पर बसने वाले सब इंसानों, जानवरों तथा अन्य जीव जंतुओं को नष्ट करके अपने ग्रह के लोगों को बसाओगे। अचानक, अरे तुम हैं? यह धुएं के रूप में भी मुझे पहचान गया क्या? लगता है महान अल्फा तुमसे चोट खा गई और तुमने उनकी अंगूठी हासिल कर ली, और फिर अपने आप ही धुएं का वह बादल इंसानी आकृति ग्रहण करने लगा। आश्चर्य है, मैंने अंगूठी को हिलाया भी नहीं और मैं अपने वास्तविक रूप में उड़ता जा रहा हूँ। लाओ शैतान, वह अंगूठी मुझे दे दो। तुम्हारे लिए वह बेकार है। फौलाद, जब वह बेकार हो ही चुकी है तो तुम क्यों मांग रहे हो? वह सिर्फ तुम्हारे लिए बेकार हुई है, इसलिए वह मुझे वापस चाहिए। ओह, यह क्या? मैं अपने शरीर को अपनी इच्छा से हिला भी नहीं सकता। बताओ, कहाँ है महान अल्फा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।